हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। सबसे पहले बात करते हैं इसमें धातुओं की प्रतिरोधकता। धातुओं की प्रतिरोधकता या प्रतिरोध। पीछे हम लोगों ने ओम के नियम में देखा कि यदि किसी तार की लंबाई L, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A, प्रत्येकांक n में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो तार का प्रतिरोध R बराबर मिला था ml/ne² टाउ A, जहाँ टाउ क्या है? इलेक्ट्रॉनों का स्थिरांक है, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, बाकी चीजें आप जानते हैं। m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। अब यहां से देखें तो R n कांस्टेंट होता है और भौतिक अवस्था न बदलने पर ये सब सारी चीजें कांस्टेंट होती हैं। R मुख्य रूप से कैसे निर्भर कर सकता है? 1/टाउ, यानी यहां से मिल गया R प्रोपोर्शनल टू 1/टाउ, जहां टू क्या है? शांत काल, दो किसी इलेक्ट्रॉन का दो क्रमागत टक्करों के बीच का औसत समय, इसी को क्या कहते हैं? श्रांत काल कहते हैं। अब यदि इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ लैम्डा, माध्य मुक्त पथ लैम्डा, यानी दो क्रमागत टक्करों के बीच की औसत दूरी जिसे कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ। ये किसके बराबर है? लैम्डा के। ठीक, और इनका जो वर्ग माध्य मूल वेग, वर्ग माध्य मूल वेग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, BRMS, रूट मीन स्क्वायर। ठीक, तो अब हमारे पास क्या याद हो गया? दूरी और वेग। चाहिए क्या? समय। तो समय के लिए समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल या वेग। दूरी कितनी है हमारे पास? लैम्डा। चाल क्या है हमारे पास? BRMS। तो समय मिल जाएगा, और जो समय मिलेगा दो क्रमागत टक्करों के बीच का औसत समय मिलेगा, और इसी को हम क्या कहते हैं? टाउ। तो ये मिलेगा टाउ, यानी टाउ इसको मिल जाएगा λ/BRMS। ठीक, अब यहां से देखें तो R प्रोपोर्शनल टू 1/टाउ, और टाउ इक्वल किसके? BRMS/λ, यानी यही प्रोपोर्शनल हो गया BRMS। ये तो टाउ बराबर लैम्डा बाई BRMS है, क्योंकि अपान है तो मान रखेंगे लौट जाए, यानी BRMS/λ। ये मिल गया हमें R प्रोपोर्शनल। अब यहां से क्या पता चल रहा है कि यदि ताप बढ़ाएंगे, आप क्या बढ़ाएंगे? ताप। तो ताप में केमिस्ट्री में पढ़ा या आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे आप कि जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है ताप की, √T। BRMS प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? √T, जहाँ T क्या? परम ताप, इसके अनुपाती, यानी जो ताप बढ़ाए BRMS बढ़ जाए, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बढ़ जाए, और यदि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बढ़ गई तो R का मान क्या हो? बढ़ जाए। यानी सीधा सा अर्थ निकला कि धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है? बढ़ता है, और प्रतिरोध बढ़ा यानी प्रतिरोधकता भी क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक, यानी सीधा सा अर्थ है कि यदि धातुओं का ताप बढ़ाया जाएगा तो उनका प्रतिरोध अर्थात प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी, और प्रतिरोधकता बढ़ेगी तो चालकता घट जाएगी, क्योंकि वैद्युत प्रतिरोध के ही व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं? वैद्युत चालकता कहते हैं। यानी धातुओं की चालकता वैद्युत प्रतिरोध के बढ़ने के कारण चालकता क्या होगी? घट जाएगी, यानी ताप बढ़ाने पर चालकता घटेगी, प्रतिरोधकता बढ़ेगी। अब आइए इसी को और देख लेते हैं, फार्मूला इससे रिलेटेड कि किस तरह से इसमें परिवर्तन होता है। तो यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है R0, T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है RT। ठीक, तो उस स्थिति में इसमें इक्वेशन मिला, RT बराबर होता है R01 + α T। ये समझ पाए। ठीक,
आर टी बराबर आर जीरो 1 प्लस अल्फा टी। जहाँ अल्फा क्या प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है। और अल्फा बराबर यहां से मिलेगा आर टी माइनस आर जीरो अपान आर जीरो गुड़ी टी इंटू ये अल्फा बराबर होता है आर टी माइनस आर जीरो इंटू टी। यहाँ टी क्या है? टी डिग्री सेल्सियस पर ताप है और आर जीरो क्या? 0 डिग्री सेल्सियस पर ताप है। टी क्या? ताप। तो इस फार्मूले से आप अल्फा ज्ञात कर सकते हैं। अब यही देखें, यदि आर जीरो बराबर हो जाए 1 और टी बराबर हो जाए 1 डिग्री सेल्सियस, तो अल्फा बराबर किसके होगा? आर टी माइनस आर जीरो। यानी कि 1 ओम तार का, ऐसा तार जिसका प्रतिरोध कितना हो? 1 ओम, उसके ताप में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने पर, ठीक, जो उसके प्रतिरोध में वृद्धि होती है उसी को क्या कहते हैं? प्रतिरोध गुणांक या प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। ठीक, कितने? 1 ओम वाले तार का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है उसी को क्या कहते हैं? प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। ठीक, अब जब इसकी वैल्यू क्या की गई? प्रतिरोध ताप गुणांक, ठीक है, अल्फा की धातुओं के लिए, तो ज्यादातर धातुओं के लिए जो अल्फा का मान आया ये आया 1/273 प्रति डिग्री सेल्सियस। ये वैल्यू आती है ज्यादातर धातुओं के लिए। अल्फा की वैल्यू कितनी आती है? 1/273 आता है। अब यदि 1/273 आता है इसका मान अल्फा का, तो फार्मूला जो पढ़ा हमने आर टी इक्वल आर जीरो 1 प्लस अल्फा टी, ये छोड़ जाएगा आर जीरो 1 प्लस अल्फा का मान 1/273 इंटू टी, ये तो मिला, या आर जीरो ये जुड़ जाएगा तो 273 और टी का 1 से गुणा प्लस टी हो जाएगा अपान 273। लेकिन आप देखें कि ये डिग्री सेल्सियस में है और डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दें तो किसमें बदल जाता है? केल्विन। किसमें बदल जाता है? केल्विन, यानी परम ताप हो गया। यानी यही आर टी बराबर हो जाएगा आर जीरो कैपिटल टी बाई 273। अब यहां से देखें तो ये तो कांस्टेंट है, आर जीरो 0 डिग्री सेल्सियस पर ताप है, ये भी नियत है, तो यहां से मिला कि आर टी प्रोपोर्शनल टू कैपिटल टी। यानी धातुओं का प्रतिरोध किस पर निर्भर कर रहा है? ताप पर। और परम ताप के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। यानी धातुओं का प्रतिरोध परम ताप के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। बात होगी धातुओं की बात करते हैं। मिश्र धातु, किसकी? मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता। ठीक, तो मिश्र धातुओं की भी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? प्रतिरोधकता, जैसे धातुओं की बढ़ती है। ठीक, लेकिन चालकता क्या होगी? घट जाएगी। प्रतिरोधकता बढ़ेगी तो चालकता घट जाएगी। लेकिन यह वृद्धि जो होती है धातुओं में की अपेक्षा जो है कम होती है। किसके लिए? मिश्र धातु। ठीक, अलॉय जो होते हैं। फिर बात आती है अर्धचालक की। किसकी? अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। तो अर्धचालकों की जो प्रतिरोधकता होती है वो घट जाती है। ये इंपॉर्टेंट याद रखें कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की प्रतिरोधकता यानी प्रतिरोध घटता है। कारण क्या घटने का? अभी देखा आपने R बराबर होता है ml अपान ne स्क्वायर टाउ ए। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें कि अर्धचालकों की जो चालकता होती है ताप बढ़ाने पर क्या होती है? नहीं, प्रतिरोधकता घट जाती है और चालकता बढ़ जाती है। ठीक,
प्रतिरोधकता घटेगी और चालकता बढ़ जाएगी। अब यहां से देखिए कारण क्या है इसके पीछे। जब भी धातु नहीं अर्धचालकों का ताप बढ़ाया जाता है तो दो चीजें परिवर्तित होती हैं। एक तो परिवर्तन हो जाता है यन का मान और दूसरा परिवर्तन हो जाता है टाउ। टाउ का मान तो कम होता है, दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो समय है औसत समय वो तो कम होता है, लेकिन जब ताप बढ़ाया जाता है तो अर्धचालकों में जो प्रत्येकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो बढ़ जाती है। प्रत्येकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक, तो यन तो टाउ तो घटता है लेकिन यन बढ़ जाता है। टाउ के मान में जो कमी होती है थोड़ी होती है, लेकिन यन के मान में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। और यन का मान बढ़ने के कारण आर का मान क्या होता है, घट जाता है, क्योंकि आर प्रोपोर्शनल टू 1 पाते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण अर्धचालकों का प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है और चालकता बढ़ जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे इस बात का। फिर बात करते हैं वैद्युत अपघट्यों की। ठीक, तो ताप बढ़ाने पर वैद्युत अपघट्यों की प्रतिरोधकता भी क्या होती है, कम हो जाती है। वैद्युत अपघट्य की बात करते हैं तो इसकी भी प्रतिरोधकता क्या होती है, कम हो जाती है। वैद्युत अपघट्य की भी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर कम होती है। ठीक, यानी चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक, फिर बात आती है अति चालकता। ठीक, अति चालकता सुपर कंडक्टिविटी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके ताप और प्रतिरोध के बीच जो संबंध जो है सामान्य नहीं होता। जैसे जैसे पदार्थ को ठंडा किया जाता है उनका ताप धीरे धीरे गिरता जाता है, यानी प्रतिरोधकता क्या होगी, धीरे धीरे घटती जाती है। परंतु एक विशेष ताप पर जब पहुंचते हैं तो उन पदार्थों का प्रतिरोध घटकर एकाएक शून्य हो जाता है, यानी प्रतिरोध बहुत तेजी से घटकर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक, जैसे पारे के लिए देखा जाए तो 4.2 केल्विन पर इसका प्रतिरोध घटकर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, अतिचालकता कहते हैं। ठीक, यानी कुछ पदार्थों को ठंडा किया जाए तो उनका प्रतिरोध धीरे धीरे घटता है और एक विशेष ताप पर घटकर तेजी से शून्य हो जाता है। और ये कंडीशन क्या कहलाती है, अतिचालकता कहलाती है। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अतिचालक पदार्थ कहते हैं, सुपर कंडक्टर कहते हैं। ठीक, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर कहते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम सुपर कंडक्टर अतिचालक पदार्थ कहते हैं। ठीक, और जिस ताप पर प्रतिरोधकता घटकर एकाएक शून्य हो जाती है, जिस ताप पर प्रतिरोधकता घटकर एकाएक शून्य हो जाती है उस ताप को हम संक्रमण ताप के नाम से जानते हैं। ठीक, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं इसको, संक्रमण ताप, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। और अतिचालक का जो गुण होता है सभी पदार्थों में नहीं पाया जाता। जो पदार्थ सामान्यतः सुचालक होते हैं जैसे तांबा, चांदी, सोना, लिथियम, सोडियम, उनमें पाया जाता है और इनकी परास जो होती है 1 केल्विन से लेकर 10 केल्विन के मध्य होती है। अब इनके अतिचालक पदार्थों का उपयोग भी किया जा सकता है। जैसे पहला, ऊर्जा को वैद्युत तारों में बिना किसी जो है प्रतिरोधात्मक ह्रास के भेजा जा सकता है और साथ ही साथ संग्रहित भी किया जा सकता है।
जब मांग कम हो तो पावर कंपनी क्या कर सकती है, विद्युत उत्पादित करके अर्धचालक रिंगों में संग्रहित कर सकती है, यानी इकट्ठा कर सकती है और अधिकतम मांग होने पर पुनः उसे प्राप्त करके दे सकती है। अगला, अर्धचालक वैद्युत चुंबकों से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किए जा सकते हैं जिसे साधारण वैद्युत चुंबक उत्पन्न नहीं कर सकते। तो इस तरह से सुपर कंडक्टर का हम आसानी से उपयोग कर सकते हैं।